कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती हैं। ये देखो कड़वी गोलियां हैं, ये चबाई नहीं जाती, निगली जाती हैं। उसी प्रकार जीवन में भी अपमान, असफलता, धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक लेना है, सीधे गटक जाएं। उन्हें चबाते रहेंगे यानी याद करते रहेंगे तो जीवन कड़वा ही होगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम अंतिम पड़ाव पर हैं, 07 की सीरीज में अंतिम पड़ाव पर हैं और 0710 में आपका स्वागत है। नहीं? आज का टॉपिक रहेगा 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप के कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। कई स्वतंत्र राजाओं के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। 1765 तक 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता, कौन सी सत्ता? ब्रिटिश सत्ता। ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। 18वीं शताब्दी एक जैसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मोटे तौर पर 1707 ईस्वी तक जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1707 में क्या हुआ? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। इस दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम जानेंगे। 1761 तक मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति कैसे हुई? मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे? ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए क्या हो गया? कठिन हो गया। केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्तियां, सूबेदार के रूप में नियुक्तियां, अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी। एक तो होता है दीवानी और दूसरा फौजदारी, दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा भी कमी आती चली गई और उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्या को और भी गंभीर कर दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए की गई कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों में मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य
समूहों के हाथों में आ रही थी और औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ईरान का शासक नादिर शाह ने क्या किया, 1739 पे दिल्ली पर आक्रमण किया। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। कहां किया? दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। दिल्ली को लूट के ले गया नादिर शाह के आक्रमण के बाद। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। साम्राज्य पर सब ओर से क्या पड़ रहा था? दबाव ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारंपरिक प्रतिद्वंदता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात तो बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुर्क मूल के। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई थी जब दो मुगल बादशाह फारुखसियर और आलमगीर द्वितीय फारुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा उसका वर्णन इस तरह से किया है। किस तरह से किया है कि 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिसमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती की कि दुनिया में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे तख्ते ताऊत। क्या होता है तख्ते ताऊत? तख्ते ताऊत, मयूर सिंहासन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मयूर सिंहासन। और मिटा देते हैं तेरे दिए हर दर्द को सीने से, पर ये दर्द ही तो तेरी आखिरी निशानी है। वक्त जैसा बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। अगर लाइफ में एक विश पूरी हो तो तुम क्या मांगना चाहोगे? इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। तो देखो, मयूर सिंहासन। एक अन्य वृतांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्होंने कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोने से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाक का नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। निकाल दिया घर से, बेघर कर दिया। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे के ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्ले पर हमला बोला। पुराने शहरों के मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला।
फिर नए राज्य का उदय कैसे हुआ? नए राज्यों का उदय कैसे हुआ? मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल सम्राट धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्व्यापी समूह में बांटा जा सकता है: अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। ऐसे राज्य तो जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। इनमें से कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली थी। मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली थी। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे: अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खान अवध, मुर्शिद कुली खां बंगाल और आसफ जहां हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जहां और मुर्शिद कुली खां दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला हुआ था। कितने? 7-7 हजार का दर्जा मिला हुआ था दोनों को, जबकि सादत खान की जात का दर्जा 6,000 था। कितना था? 6,000 था। हैदराबाद निजाम उल मुल्क आसफ जहां, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, मुगल बादशाह फारूक सियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। 1720 से लेकर 1722 ईस्वी के मध्य ही दक्कन प्रांतों को सूबेदार होने की वजह से आसफ जहां के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था और दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगलों दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जहां शाह अपने लिए कुशल सैनिक तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। भाई कहां से लाया था? कुशल सैनिकों को उत्तर भारत से लाया और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए। क्या किए? मनसबदार नियुक्त किए उसने। मनसबदार नियुक्त किए। किसने? आसफ जहां शाह अपने लिए कुशल सैनिक लाया तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लेकर आया और उन्हें क्या किया? उन्हें नए अवसर प्रदान किए, जैसे कि मनसबदार नियुक्त किया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। और जिन्हें क्या दिया गया? जिन्हें दी गई जागीरें प्रदान की गई। इन्हें क्या दी गई? जागीरें प्रदान की गई। हालांकि वह अभी भी मुगलों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ शाहजहां द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि करते थे। सिर्फ क्या कर देते हैं? पुष्टि करते थे सिर्फ। हैदराबाद राज्य पश्चिम बंगाल की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्रों से स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जहां कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रों उत्पादक
धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उसकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। निजाम की फौज हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का वर्णन 1790 में निजाम के पास 40 हाथियों की सवारी, कितनी 40, 4,000 हाथियों की सवारी, उसके पास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इस अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपए से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 100 रुपए से ज्यादा है। अवध बुरहान उल मुल्क सादत खां को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उसकी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। मुख्य मार्ग, जो व्यापार का जो मुख्य मार्ग था, उसी में से होकर गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों, जागीरदारों की संख्या में क्या कर दी? कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारों और रोहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि को अपने राज्य में मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था और इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान पर वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को लेकर कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी जाती थी। भाई कर टैक्स आप इकट्ठा करेंगे, ये इजाजत है आपको, ठीक है। और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्यों की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। बंगाल, हमरो बंगाल भालो আছে। मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राज्य का बड़े पैमाने पर पुनः निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। नकद परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेच देनी पड़ती थी। भाई अगर साहूकार से उधार लेना पड़ता था, जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे तो उन्हें मजबूरन क्या था, अपने जमींदारों को अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य
बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आया। राज्य और साहूकार के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्ध हो गया। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेश स्पंद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषता वे जमींदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध और बंगाल के राजस्व वसूली के इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। इजारेदारों के साथ क्या कर लिए? ठेके कर लिए। और ये साहूकार, इजारेदारी प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी। इजारेदारी प्रथा को मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी। 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वाणिज्यिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? साझेदारी बढ़ गई। राजपूतों की वतन जागीरी, राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपना वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। वह 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटियों राजनीतिक में अपने पैर फंसा दिए और इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी। भाई अंबर का जो राजा था, राजा जयसिंह, उसको मालवा की सूबेदारी मिल गई। और बादशाह शाहजहां, क्या है? बादशाह कौन सा है बताओ? बादशाह जहांदार शाह, राइट? जहांदार शाह, बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघरानों ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। नागौर को जीता और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया और जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू किया, जिससे
उनका सारा विस्तार आगे होने से क्या हुआ, रुक गया, रुक गया। जयपुर के राजा जय सिंह, कौन हुए, जय सिंह हुए। 1732 ईस्वी में 1732 में एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन मिलता है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के सूबेदार रहे। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उसका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था। अब इनसे आजादी हासिल करना तो सिख मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है, पर काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। समझ से बाहर भी एक दुनिया होती है। सिख 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। पूर्व से और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया। 1715 ईस्वी में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने अपने आप को जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना दल खालसा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? दल खालसा। इन दोनों की मिलकर संयुक्त सेनाएं क्या कहलाती? दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था और इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। क्या की? राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों ने उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि वे शासन उनके भाग्य में है, राजा करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर बाद में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विद्रोह प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेशों में खालसा के ग्रंथों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूह में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया।
1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। यह है सिख चकदे फट्टे नवदे गिल्ली, नहीं, मराठा। मराठा मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विद्रोह करके उत्पन्न हुआ था। मुगल शासन का लगातार विद्रोह करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 में शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासन काल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। किसके रूप में? पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पुणे मराठा राज्य की राजधानी। और पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उसकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला करते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमद आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते हैं। देखो क्या राज था इनकी सफलता का। ये मुगलों के जो किलेबंद इलाके थे उनसे टक्कर ना लेते हुए, उनसे टक्कर ना लेके साइड से निकल के और छोटे छोटे शहरों और कस्बों पर हमला बोलते थे। छोटे छोटे शहरों और कस्बों पर हमला बोलते थे। 1720 से 1761 ईस्वी के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने सने सने और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक में मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूरब में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। क्या ली जाने लगी? रकम ली जाने लगी, रकम, पैसा। और साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। भाई संसाधनों का भंडार तो मिला लेकिन उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार अभियान पूरा हो जाता है और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में
उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में बड़े और समृद्धशाली क्षेत्र, बड़े और समृद्धशाली क्षेत्र थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार करने के नए मार्ग खुले। क्या खुल गए? व्यापार करने के लिए नए मार्ग खुल गए और चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशम वस्त्रों को मराठी राजधानी में, मराठी राजधानी क्या थी? पुणे। भाई मराठा की राजधानी क्या थी? पुणे। पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाया। दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया गया। समझ में आ गई? मराठा पेशवा कौन हुआ बताओ फिर? जाट। जाट कौन थे भाई? जाट। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उसका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के शाही शहरों के बीच के क्षेत्रों पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा वल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। एकदम कड़क शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला, उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए गए। 15,000 सैनिकों कहां से लिए भाई? अन्य सैनिक मराठाओं से लिए। 15,000 सैनिक सिखों के लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। 20,000 सैनिक अन्य मराठा से लिए और 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते वह किससे लड़ा? मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली से बनाया गया था, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। क्या बनवाया? विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया, शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इस इमारतें उन्हीं रूपों में नमूने पर बनाई गई थी। उन्हीं रूपों में नमूनों पर बनाई गई थी। फ्रांसीसी क्रांति। क्या? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर नहीं था, हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में पश्चिम दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिर दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिका 1766, 1781 और फ्रांसीसी क्रांति ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों के विशेषाधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध अधिकार का प्राधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह मानना था कि
सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय, राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पड़ती है। क्या पड़ती है? जड़ पड़ती है। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ब्रह्मांड की सीमा भले ही जान ली जाए, मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। ब्रह्मांड की सीमा भले ही जान ली जाए, मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।